जय माता दी दोस्तों, आप सभी का सपना एक ना एक बार विदेश जाने का जरूर होता है। और अगर आप विदेश जाना चाह रहे हैं तो आप भारत के पड़ोसी देश नेपाल जा सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर देश है। लाखों भारतीय हर साल नेपाल घूमने जाते हैं, क्योंकि नेपाल में आपको ना तो वीजा की जरूरत पड़ती ना ही पासपोर्ट की। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप नेपाल जा सकते हैं, नेपाल में रुकने की क्या व्यवस्था है, नेपाल में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, कौन सा रास्ता सही रहेगा नेपाल जाने के लिए, रुपए कैसे एक्सचेंज करने हैं, आपको सिम कौन सा काम करेगा, नेपाल घूमने के लिए आपको परमिट लेना होता है, वह परमिट आप कहाँ से लेंगे, कौन सा समय सही रहेगा नेपाल की यात्रा पे जाने के लिए, बस टैक्सी का किराया कितना रहता है नेपाल में, और अगर आप नेपाल जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी जगह विजिट करनी है नेपाल में पहुंचने के बाद, और आखिर में यह भी जानेंगे कि नेपाल घूमने में आपका कितना खर्च आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेपाल कैसे जाएं। तो दोस्तों आप नेपाल 3 तरीके से जा सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बाय फ्लाइट। अगर आप बाय फ्लाइट नेपाल जाना चाहते हैं, दिल्ली से काठमांडू के लिए सीधे फ्लाइट चलती है, जिसकी टिकट अगर आप 5 से 7 दिन पहले कर लेते हैं तो उसमें आपको 6,000 रुपए से लेकर 7,000 रुपए के आसपास की टिकट बनती है। और अगर आप अटेंडम नेपाल के लिए जा रहे हैं दिल्ली से काठमांडू, तो इसके लिए आपको 12,000 रुपए तक भी चुकाने पड़ सकते हैं। और अगर आप लखनऊ से बाय फ्लाइट काठमांडू जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 12,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए के आसपास की टिकट लेनी पड़ेगी। अब बात करते हैं सबसे सस्ते ऑप्शन, मतलब बाय ट्रेन। अगर आप बाय ट्रेन नेपाल जाना चाहते हैं तो इसके लिए 2 ऑप्शन है। बाय रक्सौल होते हो जो बिहार में पड़ता है, और दूसरा रास्ता है गोरखपुर सलोनी बॉर्डर होते भी आप नेपाल जा सकते हैं, जो कि सबसे सस्ता और आसान तरीका है। इसलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप गोरखपुर वाले रास्ते से नेपाल जाना चाहते हो तो कैसे जाएंगे। तो अगर मैं दिल्ली को सेंटर मान के चलूं, दिल्ली से बहुत सारी ट्रेनें सीधे गोरखपुर के लिए चलती हैं, जिनका स्लीपर क्लास का किराया लगभग 400 रुपए से 500 रुपए के बीच में रहता है। और अगर आप थर्ड एसी का टिकट करते हैं तो उसमें आपको 1200 रुपए से लेकर 1300 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ता है। और गोरखपुर पहुंचने के बाद आपको गोरखपुर से आगे का सफर आपको बाई टैक्सी ही करना पड़ता है। आप जैसे ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और बाहर निकलेंगे, वहीं से आपको जाना होता है नौतनवा। गोरखपुर से नौतनवा के लिए आपको बस मिल जाएगी और टैक्सी भी मिल जाती है। अगर दूरी की बात करें तो गोरखपुर से नौतनवा की दूरी करीब 100 किलोमीटर के आसपास की है। तो अगर आप बाई बस जाते हैं तो 2.5 से 3 घंटे में आप गोरखपुर से नौतनवा पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं बस की टिकट की। तो अगर आप बस की टिकट से नॉर्मल बस से जाते हैं तो उसमें आपको 100 रुपए से लेकर 150 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप एसी बस में जाते हैं तो इसके लिए आपको 500 रुपए से लेकर 700 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। नौतनवा पहुंचने के बाद आपको जाना होता है नेपाल बॉर्डर, जो कि सलोनी बॉर्डर कहा जाता है। सलोनी बॉर्डर जाने के लिए आपको नौतनवा से शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है। टैक्सी वाले आपसे 50 से 60 रुपए चार्ज करते हैं और आपको सलोनी बॉर्डर तक छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आप जैसे ही सलोनी बॉर्डर पहुंचते हैं तो आपको सबसे पहला काम कराना है कि आपके पास जो भारतीय रुपए हैं उन्हें नेपाली रुपए में कन्वर्ट करवाना पड़ता है। वैसे नेपाल में अगर आपके पास 150 का नोट है तो फिर भारतीय रुपए भी बहुत आसानी से ले लिया जाता है, लेकिन 500 और 2000 रुपए का नोट जो भारतीय करेंसी वो नेपाल में नहीं चलती। इसलिए अगर आपके पास 2000 के नोट है, 500 के नोट है, तो फिर आपको वहीं सलोनी बॉर्डर पे अपना नोट एक्सचेंज करवा लेना है। अगर चार्ज की बात करें तो आपसे 50 रुपए का चार्ज लिया जाता है। अगर वैल्यू की बात करें, अगर आपके पास इंडियन 2000 रुपए हैं तो इसके लिए आपको करीब 3200 रुपए नेपाली वहां पे चेंज करके दे दिए जाते हैं। और वापस आने के बाद अगर आपके पास नेपाली रुपए बच जाते हैं, जब आप नेपाल घूमने के बाद वापस आते हैं, तो फिर आप यहीं बॉर्डर पे भी अपने नोट एक्सचेंज करा सकते हैं। सलोनी बॉर्डर पहुंचने के बाद आपको आगे 3 किलोमीटर जाना पड़ता है भैरवा। भैरवा एक जगह है जहां से काठमांडू के लिए बसें आपको बहुत आसानी से मिल जाती हैं। और सलोनी बॉर्डर से भैरवा तक के लिए आपको 20-20 रुपए टैक्सी वाले लेते हैं और बहुत आसानी से भैरवा तक छोड़ देते हैं। भैरवा पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले काठमांडू जाना होता है, क्योंकि अधिकतम भक्त काठमांडू ही जाते हैं, क्योंकि काठमांडू में पशुपतिनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। अगर बस की टिकट की बात करें भैरवा से काठमांडू की, तो 700 रुपए से लेकर 800 रुपए आपको बस में देना पड़ता है अगर आप नॉर्मल बस में जाते हैं। अगर आप एसी बस में जाते हैं इसके लिए आपको 1000 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा और आप 10 से 12 घंटे में काठमांडू पहुंच जाएंगे। अगर भैरवा से काठमांडू की दूरी की बात करें तो लगभग 270 किलोमीटर के आसपास भैरवा से काठमांडू पड़ता है, इसीलिए 10 से 12 घंटे का समय भी लग जाता है भैरवा से काठमांडू पहुंचने में। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो आप अगर बाई रक्सौल होते हुए नेपाल जाना चाहते हैं तो दिल्ली से बहुत सारी ट्रेनें सीधे रक्सौल के लिए भी चलती हैं, तो आप बाई ट्रेन रक्सौल आ जाइए। रक्सौल आने के बाद जैसे ही आप रक्सौल रेलवे स्टेशन के बाहर निकलेंगे तो रक्सौल से 1.5 किलोमीटर दूरी पर ही नेपाल बॉर्डर पड़ता है, लेकिन आपको रक्सौल से जाना है बीरगंज। बीरगंज नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने के बाद पड़ता है। अगर रक्सौल से बीरगंज बॉर्डर की दूरी की बात करें तो ये लगभग 6 किलोमीटर के आसपास है। टैक्सी वाले आपसे 30-35 रुपए लेते हैं, शेयरिंग टैक्सी वाले, और आपको रक्सौल से बीरगंज तक छोड़ देते हैं। तो अभी हम लोग बीरगंज पहुंच चुके हैं। बीरगंज से सभी लोग नेपाल में घूमने जाते हैं। सबसे पहले काठमांडू। काठमांडू की दूरी लगभग 140 किलोमीटर है बीरगंज से। तो बीरगंज से आप बाई बस काठमांडू जा सकते हैं और वहां से शेयरिंग टैक्सी भी चलती है, तो आप बाई शेयरिंग टैक्सी से भी बीरगंज से काठमांडू तक बहुत आसानी से जा सकते हैं। अगर बस के चार्ज की बात करें, अगर आप नॉन एसी बस से जाते हैं तो उसमें आपको 700 रुपए के आसपास का चार्ज देना होगा। अगर आप एसी बस से जाते हैं उसमें आपको 1000 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप अपनी प्राइवेट टैक्सी बुक करके जाना चाहते हैं तो उसमें आपको
आपको 3500 रुपए से लेके 4000 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ता है। और अगर आप शेयरिंग टैक्सी से जाते हैं तो बीरगंज से काठमांडू के लिए शेयरिंग टैक्सी भी चलती है, सुमो टाइप जो गाड़ियां होती है उसमें आपको 1000 रुपए पर व्यक्ति के हिसाब से देना पड़ेगा। तो आप शेयरिंग टैक्सी से भी 4 से 5 घंटे में बहुत आसानी से बीरगंज से काठमांडू तक जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप बाई ट्रेन जाना चाहते हैं तो आप दो तरीके से जा सकते हैं, या तो रक्सौल वाले रास्ते से या तो गोरखपुर वाले रास्ते से। अब आपको ये देखना है कि आपको अगर बस में दिक्कत नहीं होती तो आप गोरखपुर होते हुए काठमांडू तक जा सकते हैं, लेकिन उधर आपको 270 किलोमीटर का सफर बाई बस करना पड़ेगा। अगर आप रक्सौल होते हुए काठमांडू जाते हैं तो इसमें आपको जो बस का सफर है वो लगभग 140 किलोमीटर के आसपास करना पड़ेगा। तो अगर आप बस का सफर कम करना चाहते हैं तो आप बाई रक्सौल होते हुए नेपाल जाइए। अगर आप बस का सफर कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती, तो फिर आप गोरखपुर होते हुए नेपाल जाइए। तो दोस्तों बात करते हैं, अगर आप अपनी कार या बाइक लेके नेपाल जाना चाहते हैं तो आप अपनी कार और बाइक लेके भी बहुत आसानी से नेपाल जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक परमिट बनवाना पड़ता है। जैसे ही आप नेपाल बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो आपको वहाँ एक परमिट बनता है जिसे कि भंसार बोला जाता है। अगर आप बाइक से जाते हैं तो इसके लिए आपको 70 रुपए पर डे के हिसाब से आपको भंसार बनवाना पड़ेगा। जो 70 रुपए का चार्ज है इंडियन रुपीज में होता है। अगर आप नेपाली रुपए देके बनवाते हैं, बाइक से जा रहे हैं तो इसके लिए आपको 110 रुपए पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा। और अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं तो इसके लिए अगर आप इंडियन रुपीज में अपना भंसार बनवाते हैं तो इसके लिए आपको 315 रुपए पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा। अगर आपके पास नेपाली रुपए हैं, आप नेपाली रुपए से भंसार बनवा रहे हैं तो इसके लिए आपको 500 रुपए पर डे के हिसाब से देना पड़ता है। तो आप भंसार बनवाएंगे उसके बाद ही नेपाल विजिट कर पाएंगे, अगर आप बाइक से जाते हैं या फिर आप अपनी कार से जाते हैं तो। इसके अलावा अगर आप बाई बस जा रहे हैं, आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको भंसार बनवाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती, नेपाल आप ऐसे घूम सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप दिल्ली से सीधे बाई बस काठमांडू जाना चाहते हैं तो दिल्ली से सीधे काठमांडू के लिए भी बसें चलती हैं। दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम बस टर्मिनल से सुबह 10 बजे दिल्ली से काठमांडू के लिए बस जाती है, जिसका किराया 2300 रुपए है ऑफलाइन तरीके से अगर आप टिकट करते हैं। और अगर आप ऑनलाइन तरीके से टिकट करते हैं दिल्ली से काठमांडू का तो इसके लिए आपको 3000 रुपए से 3200 रुपए का आसपास का चार्ज देना पड़ता है। और ये सफर आपका करीब 28 से 30 घंटे का होता है, जो कि काफी थका देने वाला होता है। इसीलिए सबसे सही तरीका आप बाई ट्रेन रक्सौल जाइए, फिर गोरखपुर जाइए, इसके बाद ही आप आगे का सफर बाई बस करिए। और अगर आप दिल्ली से बाई बस काठमांडू जाना ही चाहते हैं और पहले से बस की टिकट कराना चाहते हैं तो आप वहीं बस स्टॉप पे जाके एडवांस में टिकट करा सकते हैं। इसमें आपको 2300 रुपए ही देना पड़ेगा और 2 महीने पहले तक आप बस की टिकट कर सकते हैं। ये जो ऑनलाइन तरीके से बस अगर आप करते हैं तो इसके लिए आपको 3000 रुपए से 32 रुपए के आसपास चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आप जैसे ही नेपाल बॉर्डर क्रॉस करेंगे आपके मोबाइल का नेटवर्क भी चला जाएगा, आपका जो सिम होगा नेपाल में काम नहीं करेगा, इसलिए आपको नेपाल में अलग से सिम खरीदना पड़ेगा। और आपको नेपाल में बहुत आसानी से सिम मिल जाता है, बस आपके पास आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड होना बहुत जरूरी है। अगर सिम के चार्ज की बात करें तो 400-500 रुपए में आपको सिम मिल जाता है, जिसमें आपको 1 महीने की वैलिडिटी भी मिल जाती है और डाटा भी मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो बात होगी आपको नेपाल कैसे जाना है। बात करते हैं नेपाल में आपको कौन कौन सी जगह घूमनी है। तो नेपाल जाने पे सबसे पहले सभी लोग काठमांडू जाते हैं, तो आप भी सबसे पहले काठमांडू जाएंगे। काठमांडू पहुंचने के बाद आपको काठमांडू में नाइट स्टे कर लेना है। काठमांडू में नाइट स्टे करने के लिए आपको तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप डोरमिट्री लेना चाहते हैं तो आप डोरमिट्री में रुक सकते हैं, जिसका चार्ज 200 रुपए के आसपास होता है। अगर आप होम स्टे करना चाहते हैं तो वो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। 400 रुपए से लेके 500 रुपए आपको होम स्टे भी अवेलेबल हो जाता है। और काठमांडू में बहुत सारे होटल भी बने हुए हैं जिनका किराया 800 रुपए से लेके 1500 रुपए के आसपास है। तो आप अपने बजट अनुसार काठमांडू में नाइट स्टे कर सकते हैं। काठमांडू पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको जाना होता है पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि काठमांडू शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले आप जाएंगे पशुपतिनाथ मंदिर में, भगवान शंकर के दर्शन करेंगे और यहीं से अपनी नेपाल ट्रिप की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा भी काठमांडू में और कई जगह हैं, जैसे बौद्धनाथ स्तूप जा सकते हैं, आप दरबार स्क्वायर जा सकते हैं, स्वयंभूनाथ मंदिर जा सकते हैं। इसके अलावा भी काठमांडू में और कई जगह हैं जहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको वहाँ पे एक टैक्सी कर लेनी है जो 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए के आसपास का चार्ज लेती है और आपको काठमांडू में जितने भी लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेस हैं वो सारी जगह विजिट करा देती है। तो आप एक दिन में पूरा काठमांडू बहुत आसानी से घूम लेंगे। इसके अलावा भी अगर आप एक नाइट का स्टे एक्स्ट्रा करना चाहते हैं काठमांडू में तो आप 2 नाइट का स्टे भी काठमांडू में बना सकते हैं। इसके बाद आपको जाना है पोखरा, जो कि काठमांडू से 200 किलोमीटर की दूरी पे है। तो काठमांडू से आप बाई बस भी पोखरा जा सकते हैं और अगर आप चाहें तो प्राइवेट टैक्सी करके भी पोखरा तक जा सकते हैं। तो अगर आप काठमांडू से पोखरा बाई बस जाते हैं, अगर आप नॉर्मल बस से जाते हैं उसमें आपको 500 रुपए से लेके 600 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप डिलक्स बस से जाते हैं उसमें आपको 800 रुपए से लेके 1200 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके पोखरा तक जाना चाहते हैं तो आपको काठमांडू से बहुत सारी ट्रेवल एजेंसियां हैं जो पोखरा का टूर आपको करा देती हैं, जिसमें आपको 8000 रुपए से लेके 10,000 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ता है, जो कि ये 2 दिन की ट्रिप बनाती है। पहले दिन आपको लेके जाएंगे और जितना भी पोखरा में आपको घूमने वाली चीजें होंगी वो आपको दूसरे दिन घुमाएंगे और वापस लाके काठमांडू में आपको ड्रॉप कर देंगे। तो आप इस तरीके से भी पोखरा घूम सकते हैं। बात करते हैं पोखरा में आपको कहाँ पे घूमना है। तो पोखरा नेपाल का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ पे आपको बहुत सारी घाटी देखने को मिल जाएंगे, कई हिमालय पर्वत मिल जाएंगे, झीलें देखने को मिलेंगी और पोखरा में आप नौका विहार कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, राफ्टिंग कर सकते हैं, बंजी जंपिंग जैसे कई तरीके की स्पोर्ट एक्टिविटी भी कर सकते हैं। पोखरा में आपको चारों तरफ हिमालय
हिमालय और बीच में बसा हुआ शहर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ पे आपको एक नाइट का स्टे भी करना पड़ेगा। पोखरा में भी आपको 800 रुपए से लेके 1500 रुपए में ठीक ठाक रूम अवेलेबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नेपाल घूमने के लिए आपको कितने दिन की ट्रिप प्लान करनी चाहिए। अगर आप नेपाल में सिर्फ काठमांडू घूमने जा रहे हैं तो इसमें आपको 3 से 4 दिन की ट्रिप प्लान करनी पड़ेगी। अगर आप नेपाल पहुंचने के बाद काठमांडू और पोखरा भी घूमना चाहते हैं, इसमें आपको 7 से 8 दिन की ट्रिप प्लान करनी चाहिए। अब बात करते हैं नेपाल में खाने पीने की, तो आपको नेपाल में वेज और नॉन वेज दोनों तरह के खाने बहुत आसानी से मिल जाता है। नेपाल का जो खाना है वो बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है और बहुत ज्यादा सस्ता भी नहीं है। यहाँ पे आपको 150 रुपए से लेकर 200 रुपए में भरपेट खाना खाने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको चाइनीज खाना भी बहुत ज्यादा खाने को मिल जाता है। यहाँ पे आप चाइनीज फूड, मोमोज, बर्गर, ये सब चीजें बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती है। और नेपाल में एक चीज और आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें में आपको बियर और शराब भी देखने को मिल जाता है, जो नॉर्मल तरीके से बिकती है। अब बात कर लेते हैं आपको नेपाल की ट्रिप कब प्लान करनी चाहिए। वैसे तो आप साल भर नेपाल जा सकते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में जैसे जुलाई अगस्त के मौसम में आपको नेपाल की ट्रिप प्लान करने से बचना चाहिए, क्योंकि अधिकतम क्षेत्र नेपाल में पहाड़ी है। इस वजह से वहाँ पे भी जगह जगह लैंडस्लाइड भी होता है और कई बार तो लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते भी बन जाते हैं। तो बरसात के सीजन में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बरसात के अलावा आप कभी भी नेपाल जाके विजिट कर सकते हैं, आपको भरपूर मजा आने वाला है। अब आखिर में बात कर लेते हैं, अगर आप नेपाल जाते हो, नेपाल घूमने में आपका कितना खर्च आता है। अगर आप बाई ट्रेन रक्सौल या गोरखपुर जाते हैं, उसके बाद बाई बस आप नेपाल की ट्रिप प्लान करते हैं, तो इसमें आपका 8,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए का आसपास का खर्च आने वाला है। अगर आप 6 से 7 दिन की ट्रिप प्लान करते हैं तो, और ये जो खर्च मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपका नेपाल तक जाने का और वहाँ पे रहने का और खाने का खर्च है। इसके अलावा आप कितना भी खर्च कर देंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो कमेंट में बताएं जरूर। अगर आपको कोई सवाल है नेपाल यात्रा से जुड़ा हो तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको तुरंत ही दिया जाएगा। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी है भारत के दर्शन। इस पे भी आप मैसेज करके कोई सवाल हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं, इसका जवाब आपको तुरंत ही दिया जाएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर यात्रा से जुड़े हुए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।